नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को संपन्न हो गई है और जो लोग इस परीक्षा से अनभिज्ञ हैं, आगे चलकर यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको बताना चाहूंगा कि ये जो परीक्षा होती है उसमें कुल मिला के 2 पेपर होते हैं। प्री में 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है जीएस का पहला पेपर, और जो दूसरा पेपर होता है उसको कहते हैं जीएस का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर को आप सी सेट के नाम से भी जानते हैं। सी सेट मात्र क्वालिफाइंग होता है, यानी कि कुल मिला के इसमें 200 जो मैक्सिमम मार्क है उसमें 66 अंक, यानी कि कुल मिला के 33% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। 2 घंटे का समय आपको मिलता है। प्रश्नों की संख्या होती है 100 और यहाँ पर कम से कम 33 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। जो जीएस का पहला पेपर होता है इसको जीएसई कहते हैं। सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और ये जो होता है इसमें 150 प्रश्न होते हैं, मैक्सिमम मार्क 200, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। दोनों प्रश्न पत्रों में 1/3 होता है माइनस मार्किंग। तो ये जो जीएस का पहला पेपर है उसके बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और ऑलरेडी 60 प्रश्न, यानी कि शुरू से लेकर 1 to 60 जो एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 का जो लिंक है आप जरूर देखना, जो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसमें हम लोग कुल क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 150 तक जाएंगे, यानी कि ये जो है समापन वीडियो होगा, फाइनल वीडियो है। और इसमें बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये सही है। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। ये भी सही है। यानी कि 61 का जो सही जवाब है वो क्या बनेगा? 61 का सी, 1 और 2 दोनों। तो ठीक से देखिएगा इसको और इसका जवाब आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है। कथन कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो 62 हो गया और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन दोनों अंतर संबंधित नहीं है। आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारत का $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है। अभी बीईओ की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया था और वहां पर एक विकल्प था 2024 का, दूसरा विकल्प था 2025 का। तो लोग 24 और 25 में कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस बार 25 को हटा दिया है, डायरेक्टली 24 रखा है। तो ये सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 2024। निम्नलिखित में किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये सामान्य विधेयक पर होती है, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल सही था इसका। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया था? 65। और सही जवाब इसका है 2010 में, यानी कि विकल्प सी। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों द्वारा प्राप्त हुआ था? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एक तो ये था, दूसरा था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो 2 और 4 के द्वारा ये शक्तियां भारत सरकार को प्राप्त हुई थी। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से कथन और कारण है। कथन है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया था और NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो 67 है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी की ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन डी ए जो है ये गलत है, आर जो है ये सही है। अनुच्छेद और प्रावधान दिए गए हैं, आपको मैच कराना था 68 में और इसका सही जवाब बन रहा था ऑप्शन सी। ठीक है, ए का दूसरा यानी कि अनुच्छेद 61 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से, और बी का तीसरा हो गया यानी कि अनुच्छेद 67 का जो है ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। इसके बाद सी का हो गया चौथा। ठीक है, तो ये हो गया स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94, और अनुच्छेद 90 में क्या है
राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ये विकल्प जो है डी का जो है ए में आएगा, डी है, ठीक है, डी का 1 बनेगा। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी और studyvithgyanprakash.com से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। 69 और इसका सही जवाब क्या बनेगा? सी, 1 और 2 दोनों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक कितना था? 63 और वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का जो रैंक थी वो 77 थी। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था या अपनाया था? ठीक है, तो संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? सही जवाब इसका है 22 जुलाई 1947 यानी कि विकल्प सी। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है 15% तक। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही था। आप देख रहे हैं कि सितंबर और जुलाई और अगस्त के करंट जो है वो ज्यादा पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में कहां पर स्थित है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और फिर आपको जो है कूट के द्वारा सही जवाब चुनना है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या बनेगा? विकल्प डी बनेगा। ठीक है, ए का दूसरा हो गया, यानी कि पीएम जन आरोग्य अभियान ये शुरू हुआ था 2018 में। इसके बाद आ रहा है बी का चौथा हो गया, पीएम वय बंधन योजना, ये शुरू हुई थी 2014 में। फिर आ रहा है सी का तीसरा हो गया, यानी कि सामने सामने है ये, और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2017 में। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी कब? 2015। तो इस प्रकार से ये मैच हो रहा है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय में जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? सही जवाब इसका था ऑप्शन डी, यानी कि नीति आयोग। तो 74 का सही जवाब है ऑप्शन डी। आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इसका सी सेट है। ठीक है, सी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं तो बताइएगा। मुझे लगता है इसका जवाब सी भी हो सकता है क्या? सी भी पॉसिबल है क्या? आप बताइए। वैसे इसका जवाब जो है ज्यादातर संभावना है कि ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डाउट बनता है तो मैं आपके सामने रख भी दूंगा अपने डाउट्स को भी। तो आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करता हूं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर रुपया 1.5 करोड़ से अधिक न हो। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं? नहीं। इसके अंतर्गत रुपया 3000 का मासिक पेंशन बनेगा। तो विकल्प सी जो है ये सही नहीं है, बाकी तो आपकी सही है, यानी कि सी को आप उत्तर करते हैं। निधि कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। निधि कार्यक्रम के बारे में 2 स्टेटमेंट है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, सही है। उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता, ये भी सही है। तो विकल्प 1 और 2 इसके दोनों सही हैं। ठीक है, विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक वर्गीकरण गलत है, वो आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है, कल्चरल भी होता है और बायोलॉजिकल भी होता है, लेकिन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट ये कोई भी फिनोमेना नहीं है। तो परिचालन पर्यावरण या ऑपरेशनल एनवायरनमेंट नामक कोई भी चीज नहीं होती है। तो ये हमारा सही जवाब है, ये वर्गीकरण का अंश नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन कर रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की जो आय है वो दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं। तो
कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है कथन की व्याख्या करता है, तो हम विकल्प ए को अपना उत्तर मानेंगे। क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन यानी कि पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? इसका सही जवाब है दोस्तों वेनेट के द्वारा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या बनेगा? वेनेट। तो विकल्प बी इसका जो था वो सही था, वेनेट। और ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक यानी कि TTCI ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसका जो विकल्प सी है वो बिल्कुल सही था। थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो चीजें जरूरी हैं वो मैं लिख कर बता दूं। निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक तापवृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो ये सभी विकल्प यहाँ पर सही है, यानी कि विकल्प 1, 2, 3, 4 जो कि विकल्प डी में दिए गए हैं, यही हमारा उत्तर बनेगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, जैसा कि आप जानते हैं नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो यहाँ पर आपको जो है इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपको सेट करना है। तो सबसे पहले तो आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, क्योंकि ये 1975 में हुई थी। उसके बाद क्रमशः 1, 2, 3 यानी कि 4 सबसे ऊपर रहेगा, फिर 1, 2, 3 और ये विकल्प है ऑप्शन ए में। तो ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो ये 4 प्रकाशन है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले चौथा आएगा, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा वाला आएगा और फिर आएगा पहला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप आंसर करेंगे। तो कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ठीक है, कौशल भारत अभियान यानी कि स्किल इंडिया कैंपेनियन के बारे में आपको बताना है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। तो इसका जो सही जवाब बनेगा 85 का वो ए रहेगा, यानी कि विकल्प ए ही केवल इसका सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दूसरा वाला जो विकल्प है ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। हरियाणा में ये नहीं है, तो विकल्प सी है, यानी कि हरियाणा इसका हिस्सा नहीं है। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री परवर्ती कहा गया है? तो श्री परवर्ती कहा गया है इक्ष्वाकु वंश, और जैसा कि आप जानते हैं जो इक्ष्वाकु वंश है वो भगवान श्री राम से भी संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, यानी कि विकल्प डी हमारा सही है। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? अब यहाँ पर देखो जो एग्रोनोमई लिखा गया है ये कुछ कुछ आपको जो है मैच हो रहा है। एग्रो मतलब खेती बाड़ी और मनी भी इसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, तो इस मतलब ऐसे इसको कुछ लोग मैच करवा लेते हैं, यानी कि राजस्व प्रबंधन से संबंधित था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही था। हालांकि ये मौर्य काल से संबंधित पद है एग्रोमोनई, लेकिन फिर भी ये जो है काफी हद तक जो है इंग्लिश से मैचिंग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समितियों में किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? मात्र पोषक तत्वों के आधार पर। ठीक है, सही जवाब था इसका ऑप्शन ए, यानी कि अलग समिति। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि महाजनपद और राजधानी है उसको आपको मैच कराना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सही जवाब इसका बनता था ऑप्शन सी, यानी कि पहले का तीसरा मत्स्य जनपद विराटनगर। ठीक है, उसके बाद है कुरु का होता है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अब यहाँ पर इसी से आपका उत्तर निकल जाएगा क्योंकि बी का चौथा केवल एक ही दिया गया है, तो सी हमारा सही जवाब यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, शिक्षा को भी और प्रति व्यक्ति आय को भी। सामाजिक असमानता इसका हिस्सा नहीं है, तो डी हमारा सही जवाब है। कथन है हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। कारण है चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया
जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। 93 और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यही वजह है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। गरीबी की संस्कृति यानी कि कल्चरल पॉवर्टी वाज गिवन बाय, तो ये जो कंसेप्ट है दिया गया था ऑस्कर लुईस के द्वारा, तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? अब बहुत सारे लोग इसका जवाब एस डी सांकलिया मानेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सही जवाब था इसका वी एस वाकर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 95 का सही जवाब है सी। 96 पे आते हैं। कुल 150 प्रश्न हैं, क्रमशः हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में कौन सा एक उसमें महत्वपूर्ण नहीं था? 96 और सही जवाब इसका क्या बनेगा? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति एवं विकास, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो मुझे जो है एक्चुअली में सही बता रहा हूं आपसे, इसका कोई भी सही जवाब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये जो तथ्य है अभी तक ठीक से ज्ञात नहीं है, तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करिए और बताइए, कारण भी जरूर दीजिएगा और रेफरेंस भी। मैं जानना चाहता हूँ इसका सही जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 को लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के साथ नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आप चुनिए। हड़प्पा स्थल, संघ राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य। ठीक है, चलिए मैच कराते हैं। 97 है और सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी बन जाएगा। ए का तीसरा बालू जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद बी आ गया मांडा, मांडा जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। फिर आता है आपका सी पाडरी, पाडरी कहां पर है? ये गुजरात में है। हुलास ये उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से इसका सही मैचिंग बन रहा है। ठीक है, तो डी आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, इनकी संख्या 12 है। विकल्प बी। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी और अलबरूनी ने किया है। और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। 99 का सही जवाब है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों यहां पर सही हैं। ठीक है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। यह प्रतिवेदन जो था उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था NM जोशी को। किसको भेजा गया था? NM जोशी को। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि अटल इनोवेशन मिशन AIM इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय, तो ये नीति आयोग के द्वारा सेटअप किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। एक्स ला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। तो दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, तो साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब के लेखक कौन है? सही नाम है इसका रेचल कार्सन, ऑप्शन सी। अब यहां पर भी सूची आ गई है, आपको मैच कराना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। और यहाँ पर जो आगे वर्ष दिया गया है उसको आपको मैच कराना है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय शस्त्र अधिनियम संबंधित है 1878 से, इस प्रकार से। और शाही पद अधिनियम ये 1876 से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और फिर आ रहा है आपका भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, तो ये है 1869। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैच कराएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 106 सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, परिवार नियोजन। ठीक है, फैमिली प्लानिंग इसमें सम्मिलित नहीं है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो विकल्प सी आपका जो बिल्कुल सही है।
अब आगे ये दो सूचियां हैं, उसको मैच कराना है। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज और मध्यकाल। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपको सर्च करना है। तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक समाज के बारे में बात करेंगे, तो यह एक कृषक समाज था, आप जानते हैं इसके बारे में। ऋग वैदिक जो समाज था ये ग्रामीण था और उसमें चारागाह वगैरह होते थे। मध्यकाल में आई थी जमींदारी की प्रथा। तो विकल्प डी को आप बिल्कुल सही मानेंगे। निम्नलिखित नेताओं में कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे? तो सही जवाब इसका है 1971 और 1981 में, विकल्प सी सही है। और अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। तो देखो, दो किताबें तो बहुत ही चर्चा में रहती हैं। गीता रहस्य ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखा है मौलाना अबुल कलाम ने। तो बी का चौथा और डी का दूसरा देखते हैं, बी का चौथा डी का दूसरा। तो विकल्प ए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी में ये इस प्रकार से मैच नहीं है। ठीक है, तो ए के आधार पर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजमानी, बाराबलूट, मिरासी और अडाडे। तो इसको जो है मैच कराना है। 112 है क्वेश्चन नंबर और सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो कैसे बनेगा? जजमानी जो है ये उत्तर भारत से संबंधित है सीधे सीधे। उसके बाद आता है बाराबलूट, महाराष्ट्र से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मिरासी, और मिरासी का संबंध किससे है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। फिर है अडाडे। तो इस प्रकार से विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ठीक है, डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार, मॉडर्न जो आर्मरी होता है उसको स्थापित किया था हैदर अली ने। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? और सही जवाब इसका रॉबर्ट ई पार्क। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखते हैं। कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। कारण है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो 115 का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो है कारण के द्वारा व्याख्यायित नहीं है। कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? एक्चुअली बहुत सारे लोग प्रमुख कारण मानकर फटाफट जो है ऑप्शन ए को टिक कर दिए, गलत हो गया उनका। सही जवाब है इसका जंगलों में आग लगा देना। ये इतना बड़ा कारण नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये बहुत बड़ा कारण है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी कारण है, और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। और मुझे तो लगता है कि चाइना वाले ही एक दिन दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं सबको खाकर समाप्त कर देंगे। वहाँ पर तो जितने भी वन्य प्राणी होते हैं उनकी भीषण हत्या हो रही है, और शुरू से वो लोग करते आ रहे हैं। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकाते नासरी। तो सबसे लेटेस्ट तो इसमें फतवा ए जहांदारी है, तो पहला विकल्प अंत में होना चाहिए। और सबसे पुरानी है इसमें पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो देखते हैं दो सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे किसमें है। तो ये हो गया विकल्प ए। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब बन गया। दो सबसे ऊपर, उसके बाद फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 1 है, यानी कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? अगस्त का क्वेश्चन है ये, और सही जवाब था इसका ऑप्शन ए यानी कि हुबली। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उसमें गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो यहां पर सही जवाब है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है।
अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये तो गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि अकबर ने स्वयं ही लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध उनसे विवाह किए थे। तो ये जो प्रश्न है इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो केवल ऑप्शन ए बनेगा, यानी कि केवल एक। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह देश था बांग्लादेश। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अधिकारी और विहित कर्तव्य। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाक़या नवीस, अगर आप उर्दू से संबंधित होंगे तो वाक़या नवीस पत्रकार को कहा जाता था, यानी कि जो प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करे। तो डी से ही आपको उत्तर मिल जाता है। यहाँ पर डी का दूसरा जो विकल्प है वो सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया है, तो इस आधार पर इसका उत्तर आप चुन सकते हैं, जो कि विकल्प बी आएगा। ठीक है, तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही भी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? तो इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। दूसरा कथन, इसकी जो थीम थी वो था भारत का सशक्तिकरण। तो 124 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी केवल एक जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित है, सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, नहीं, तो ये गलत है, यानी कि डी हमारा जो है वो उत्तर बन जाएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यह प्रयागराज में होगा स्थापित। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो ये सहाब नहर थी। ऑप्शन बी। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा हरियाणा। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही है। किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये इब्राहिम आदिल सादुदी की किताब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो ये मोहन बागान है। ऑप्शन सी, मोहन बागान। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो ये मिर्जापुर में स्थापित हुआ है। विकल्प डी इसका सही जवाब था। भारत की पहली किसान रेल ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए चली थी। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को, एक्चुअली में कुल मिला के 10 नए स्थलों को रामसर साइट में घोषित किया गया था भारत में 10, और उसमें भारत में उत्तर प्रदेश में 6 शामिल हैं। तो उत्तर में यानी कि उत्तर प्रदेश में अब कुल जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ के हो गई है 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया सम्मेलन, G20 सम्मेलन, G7 सम्मेलन और ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019। तो यहाँ पर जो सही है वो आपको पहचानना है, गलत जो है वो भी आपको पहचानना है, सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 जो था ये सिंगापुर में हुआ ही नहीं था, ये वियतनाम में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो वियतनाम होगा, यानी कि ये हमारा उत्तर बन जाएगा। G20 सम्मेलन 2019 ये ओसाका में हुआ था। G7 सम्मेलन 2019 बियारिट्ज में। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 ये बैंकॉक में हुआ था। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही जवाब है। इसके बाद निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? तो हालचू, ओंजे और सोमपेन ये तीनों जनजातियां जो हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित हैं। रेंगमा जो जनजाति है इसका जो संबंध है वो नागालैंड से है। तो याद रखना ये नगा जनजाति है रेंगमा। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत आरंभ हुई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालयन नदी है? तो ये सतलज नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 द्वारा जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन, कौन सा कथन सही है आपको बताना है।
भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। दूसरा कथन, भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। तो सही जवाब इसका केवल एक है, ठीक है, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही है, दो जो है वो गलत है। अब यहाँ पर जनजाति आ गई और इनकी अवस्थिति आपको बतानी है, तो देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। अंगामी ये नागालैंड की जनजाति है, ये बिल्कुल सही है। बिरहोर झारखंड में पाई जाती है, ये भी सही है। खस अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। खस जो है ये बेसिकली अगर आप जाएंगे उत्तराखंड में तो वहां पर ये जनजाति आपको मिलेगी, तो ये उत्तराखंड होता है, इसलिए इसी को हम आंसर करेंगे। टोडा का संबंध जो है तमिलनाडु से, ये भी सही है, तो सी इसका उत्तर था। ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को ये सम्मेलन हुआ था, कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 144 आ गया, 141 आ गया। झील और अवस्थिति देखते हैं। साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील और कालीवेली झील, और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए बन रहा है, यानी कि 1 2 3 4। साला झील का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में और कालीवेली झील ये तमिलनाडु में है, तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया एक सार्थक किससे संबंधित है? 142 सही जवाब है, अपतटीय गश्ती जहाज है ये, तो विकल्प सी। कथन और कारण आ गया है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो क्या कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा डी, यानी कि ए तो बिल्कुल गलत है लेकिन आर इसका सही है, ठीक है। तो विकल्प डी जो है ये हमारा सही है, 143 का डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था? तो ये राज्य है हरियाणा, ऑप्शन बी। कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सबसे पुरानी तो अरौली है, सबसे नई है हिमालय श्रेणी, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो ये जो प्रयोगशालाएं हैं वो कोलकाता, नोएडा और मुंबई में है, तो विकल्प बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि इंद्रावती और मोल्लेम, कलेसर और बेतवा की लोकेशन क्या है? 147। तो यहाँ पर जो इंद्रावती है इसका संबंध है सीधे सीधे कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद मोल्लेम ये गोवा में है, उसके बाद कलेसर हरियाणा में, बेतवा ये झारखंड में। तो इस प्रकार से विकल्प 4 3 2 1 बन रहा है, तो विकल्प जो है ए सही होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसे घोषित किया है? तो ये कुशीनगर का हवाई अड्डा है, विकल्प बी। और आगे देखते हैं। खनिज और उत्खनन के जो शहर हैं यानी कि माइनिंग सिटी जो है वो आपको मैच कराना है। तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट। और चित्रदुर्ग, बेल्लारी, भिलवाड़ा और कटनी, तो किस प्रकार से इसमें आपको कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको पहचानना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें 1 और 3 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, 1 और 3, तो विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। और किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? देखो यहाँ पर जो नहीं शब्द होता है वो लास्ट में आता है, और हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में ही कुछ 2 लाइनों को पढ़ने के बाद बाकी की लाइनें पढ़ते ही नहीं है, उत्तर दे लेते हैं और हमारा जो उत्तर होता है वो गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए, और इसका जो सही जवाब है वो है कनाडा, तो ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हो गए कुल मिला के 150 प्रश्न। शुरू के जो 60 प्रश्न हैं उसके लिए जो वीडियो बनाया गया था, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी जो प्रश्न हैं वो आपके सामने हैं। तो वीडियो आपने एंजॉय किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारा नया नॉलेज और आपको बहुत सी नई जानकारी भी मिली होगी। यूपीपीसीएस 2021 के लिए प्रतिदिन क्लास चलेगी और अभी से चलेगी, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसकी तैयारी पूरी 1 साल करवाई जाएगी। मंथली आपको PDF भी दिया जाएगा,
तो नियर अबाउट इसकी जो फीस होगी वो लगभग शून्य रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आपके जो पेड बैच है वो भी स्टार्ट किए जाएंगे। मुझे कुछ ऐसे लोगों को चुनना है जिनको हर हालत में यूपीपीसीएस को क्रैक करना है। तो देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। फिलहाल अभी बैच के बारे में जब स्टार्ट होगा बैच तो इसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। तो अभी तो फिलहाल आप बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो आप तक सफलता से पहुंच सके और आप हर वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।